कमर्शियल फोटोग्राफी यहाँ वर्जित है। नदी नर्मदा के नीर में चंबल का बीहड़ बहाव, माही और बेतवा का पानी और सोत्रिस्वनी शिप्रा का पवित्र जल अगर घुल जाए तो बनता है मालवा का रंग। कालिदास की कविता में भर्तहरि का दर्शन, आर्यभट्ट की गणित और वारह मेहर का ज्योतिष मिला दें तो बनता है मालवा का ढंग। अवंतिका उज्जैनी के विक्रमादित्य की न्यायप्रियता में, धार के राजा भोज की लोकप्रियता और सुल्तान गियासुद्दीन की विनोदप्रियता को जोड़ दें तो बनता है मालवा का अंग। एक गुर्जरी चारवाहन को अगर एक सुल्तान से, एक गाने वाली के सुरों को एक बहादुर के शौर्य से, राग भूप को राग कल्याण से यानी रानी रूपमती को अगर बाज बहादुर से मिलवा दें तो बनती है मालवा की तरंग। बुंदेलखंड के ठीक नीचे विंध्याचल पर्वतों के ऊपर और बाएं गुजरात और मेवाड़ के दाएं बसा मध्य भारत का यह हिस्सा मालवा कहलाता है। यह कभी ज्वालामुखी की कोख से पैदा हुआ था। यही राज है यहाँ की काली मिट्टी का, जिस पे उगने वाले विशाल विहंगम जंगल कभी डायनासोर के घर हुआ करते थे। ये जमीन इतनी जरखेज थी कि इस भूमि ने जाने कब से उत्तर के मौर्य शासकों और गुप्त साम्राज्य को, दक्षिण के सातवाहन और चालुक्य सम्राटों को, खलजी और गुलाम वंश के दिल्ली के सुल्तानों को, मुगलों और मराठों को और फ्रेंच और अंग्रेजी सैलानियों को भी बार बार अपनी तरफ खींचा है। इनमें से हर एक के लिए मालवा को अपनाए बिना हिंदुस्तान का अर्थ अधूरा था। संस्कृत में मालव का अर्थ होता है श्री क्षेत्र यानी लक्ष्मी जी का स्थान, और यहीं ठीक 1000 साल पहले मालवा के सबसे नामी राजा भोज ने वाग्देवी यानी सरस्वती की एक अप्रतिम प्रतिमा भी बनवाई थी। कहा जाता है कि लक्ष्मी और सरस्वती कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहती, लेकिन लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का ही स्थान है मालवा। कोई नगर, कोई कोट, पूरे मालवा में अपनी सुंदरता, अपने स्थापत्य, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों, अपने संगीत और अपनी शामों के लिए अगर जाना जाता है तो वो है मांडो। एक गर्वीले ऊंचे पठार से 1000 फुट नीचे नर्मदा की अप्रतिम हरी भरी घाटी को निहारते तालाबों, झीलों,
महलों, मंडपों, मकबरों, मस्जिदों से सजी पत्थर पर तराशी एक खूबसूरत कविता का नाम है मांडू। कहते हैं 6वीं शताब्दी के दौरान एक बार इस पावन भूमि पर काम करते समय एक किसान को अपने खेत में एक अजीब पत्थर दिखा। जब उसने अपनी खुरपी से उस पत्थर को उखाड़ना चाहा तो अचानक उसकी लोहे की खुरपी सोने की हो गई। जब वो किसान उस पत्थर को एक लोहार के पास ले गया तब लोहार ने उसे बताया कि यह तो पारस पत्थर है, जिसके स्पर्श भर से लोहा सोने में बदल जाता है। ईमानदार लोहार ने तुरंत जाकर वो चमत्कारी पत्थर अपने राजा आनंद देव राजपूत को समर्पित कर दिया। उस परोपकारी राजा ने पारस पत्थर से जितना सोना बनाया सब अपनी जनता के भले में लगा दिया और उसी पत्थर के प्रताप से 12 बरस के अंदर ही उसने मांडू में पहला दुर्ग खड़ा किया। 8वीं शताब्दी में मांडू का किला भारत का सबसे बड़ा कोट था और आज भी यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा दुर्ग है, जिसकी दीवारों का दायरा 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है और पूरा इलाका 75 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। और यहां की मिट्टी आज भी सोना उगलती है। शायद इसी कारण उसी समय से दिल्ली से दक्कन और उत्तर से पश्चिम में गुजरात जाने वाला हर सार्थवाह, हर तिजारती कारवां, हर फौजी लश्कर, हर हिंदू, जैन, बौद्ध तीर्थयात्री, हर सैलानी, हर व्यापारी इस तिराहे पर बसे मांडू को छुए बिना नहीं गुजरा है। विक्रम संवत 612 या सन 555 ईस्वी से ही इस स्थान पर जैन, हिंदू प्रतिमाओं, गुफाओं, मंदिर और मंडपों के अवशेष मिलते हैं। चंद्रसेमा नाम के एक जैन व्यापारी ने तो यहां इतने सारे हिंदू जैन मंदिर मंडप बनवाए थे कि शायद उस समय यह स्थान जैनियों के सबसे पवित्र तीर्थ पालीताना के जैसा लगता होगा। वो ध्वज, वो मंदिर, वो मंडप भले ही वक्त के साथ मिट गए, पर उन मंडपों से मिला हुआ नाम मंडप दुर्ग ही मांडव से बदलते हुए आज मांडू के नाम से मशहूर है। आठवीं शताब्दी तक जैन व्यापारियों को संरक्षण और इस पूरे क्षेत्र में शासन देने का काम गुर्जर प्रतिहारों से होते हुए क्षत्रिय परिवार बहादुरों के हाथ में आ गया था। और इसी वंश से थे मालवा ही नहीं, संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध विलक्षण सम्राट, सैनिक, कवि, लेखक, चिकित्सक, वैज्ञानिक और व्याकरण विशेषज्ञ राजा भोज। यहां से सिर्फ 30 मील की दूरी पर थी उनकी राजधानी धार, जहां से उनका शासन उत्तर में चित्तौड़ से लेकर दक्षिण में कोंकण तक, पूर्व में विदिशा से लेकर पश्चिम में साबरमती तक फैला हुआ था। पर वक्त के साथ सत्ता के बदलाव का असर मालवा की सरजमी पर भी पड़ा। दिल्ली में अपने ससुर की याद में बन रही कुतुब मीनार को पूरा करवाने वाली वीरांगना रजिया सुल्तान के वालिद शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने 1227 में मालवा पर धावा बोल दिया और उज्जैन को फतेह कर लिया। किंतु राजा देवपाल ने उनके साथ एक संधि की, जिसकी वजह से मांडू पर आंच नहीं आने पाई। 1293 में जलालुद्दीन खलजी की फौज मांडू पर हमला करके यहां का बेशकीमती खजाना लूटकर दिल्ली तो ले गई, पर इसके बावजूद मांडू हिंदू राजाओं के अधीन ही रहा। सन 1305 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खलजी का सेनापति मुल्तानी एक रात जालसाजी से मांडू के किले में दाखिल हो गया और उसने परमार राजा महालक देव का कत्ल कर दिया। अब मांडू दिल्ली सल्तनत के कब्जे में था, पर मालवा की मिट्टी ने गुलामी को कभी गवारा नहीं किया। 14वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली सल्तनत से मालवा भेजे गए सूबेदार दिलावर खान ने
दिल्ली से आजाद होने का बिगुल बजा दिया। और यहीं से चमक उठी मांडू की किस्मत। दिलावर खान की बनाई मस्जिद आज भी मालवा के उस बहादुर सुल्तान को सलाम करती है। दिलावर खान के बेटे होशंग शाह ने गद्दी संभालते ही मांडू को मालवा की राजधानी बना दिया। और अब होशंग शाह ने मांडू की खूबसूरती में चार चांद लगाने का आला काम शुरू कर दिया। होशंग शाह ने मांडू किले की दीवार को और मजबूत बनाने, नए दरवाजे खड़े करने, जामा मस्जिद, मदरसे, तालाब, बावड़ियां, बागान और अपने लिए एक संगे मरमर का ऐसा मकबरा बनवाने का काम किया जो आगे चलकर दुनिया के सबसे नामचीन मकबरे ताजमहल के लिए प्रेरणा बना। अब तक मांडू को एक नया नाम मिल चुका था, शादियाबाद, यानी खुशियों का शहर, आनंद की नगरी। खुशियों का ये शहर हर इंसान को खुशियां बांटता था, फिर वो चाहे हिंदू हो,